तो स्टूडेंट न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन की। तो बच्चों रेस्पिरेशन को पढ़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा टॉपिक से हटकर बात करना होगा ताकि आप रेस्पिरेशन को अच्छा से समझ पाए। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये है कोल। जब बच्चों कोल को जलाते हैं, कोल को जलाने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी से कई सारे एक्टिविटी करते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कोल का एनर्जी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ट्रेन्स में यूज होता है, फैक्ट्रीज में यूज होता है, इवन स्टूडेंट्स कुकिंग करने में भी इस कोल से निकलने वाले एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों? देखिए, कोल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और फिर ये जो एनर्जी जो बन रहा है इस एनर्जी से कई सारे हम लोग काम कर पाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। अब स्टूडेंट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो बच्चों यहाँ पर जो स्टेप इन डाइजेस्टिव सिस्टम में एजिमुलेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेसल से होते हुए सेल तक पहुंचता है, और वो सेल फिर क्या करता है? उस ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, निकालता है, और फिर वो हम लोग डिफरेंट काम कर पाता है सेल। तो बच्चों रेस्पिरेशन में हम लोगों को यही पढ़ना रहता है कि ये जो सेल है कैसे आने वाले ग्लूकोज से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन में हम लोगों को यही पढ़ना रहता है। तो बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखवा देते हैं एजिमुलेशन के बारे में। इन एजिमुलेशन फूड रीचिंग टू सेल्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। जैसे स्टूडेंट्स कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है, उसी प्रकार से बच्चों हमारा बॉडी का जो सेल होता है आने वाले ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनाता है, और वो एनर्जी को यूज करके हम लोग कई सारे एक्टिविटी करते हैं। तो इन बातों को हम लिखवा भी देते हैं बच्चों। फूड रीचिंग टू सेल्स ऑफ बॉडी रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स हम लोगों ने कितना इजी से ये देख लें कि ग्लूकोज कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनाता है, और वो एनर्जी से कई सारे हम लोग काम करते हैं। पर बच्चों ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये रिएक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं जो इस चैप्टर में हम लोग को देखना है। पर बच्चों ये देखने से पहले हम लोग कुछ दूसरा चीज भी देखना जरूरी है ताकि आपको रेस्पिरेशन टॉपिक समझ पाए। तो बच्चों वो है रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो बच्चों ये जो आपको सेल दिख रहा है ये सेल जो है इस सेल से फूड पहुंचेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे नोज के थ्रू यानी ब्रीदिंग के समय हम लोग सांस लेते के समय ऑक्सीजन पहुंचता है सेल तक। अब ये सेल में फूड भी पहुंचा और ऑक्सीजन भी पहुंचा। अब ये ऑक्सीजन और फूड के बीच में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा और फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा। और ये जो वाटर और एनर्जी जो है ये हमारे बॉडी के लिए बच्चों क्या है? यूजफुल चीज है। पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको जो दिख रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है हार्मफुल के लिए। बच्चों ये जो केमिकल रिएक्शन आपको जो दिख रहा है इस केमिकल रिएक्शन में ये जो तीन चीज बना ये हमारे बॉडी अपने बॉडी के लिए बारे में बता रहे हैं हम आपको। प्लांट के बॉडी में कुछ और बनते हैं और किसी और के बॉडी में कुछ और बनते हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। पर बच्चों ये जो रेस्पिरेशन यहाँ पर है इस रेस्पिरेशन को कई बार लोग इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों? क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है एक सेल के अंदर में हो रहा है, इस कारण से सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। बच्चों इस सेलुलर रेस्पिरेशन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स को देखेंगे। पहला देखेंगे स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन इन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और दूसरा यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट की एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट ये दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन इन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज और ऑक्सीजन। बच्चों ये जो रिएक्शन ये भी दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं। एरोबिक रिएक्शन या फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। यहां पर क्या है बच्चों कि ये जो सेल है इस सेल तक एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इस सेल तक पहुंचेगा, और ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इस सेल के साथ रिएक्शन करेगा और ये ग्लूकोज टूट जाएगा 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में, जिसे पाइरुविक एसिड्स भी कहते हैं। बच्चों जो ग्लूकोज होते हैं ना वो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, और पाइरुवेट जो होते हैं एक पाइरुवेट 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। यानी यहां पर ग्लूकोज 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बीच से टूट जाएगा और 3 कार्बन के 2 पाइरुवेट बन जाएंगे। अब इस सेल में क्या होगा? ऑक्सीजन आएगा।
अब फिर ये पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाएगा। कौन? ये पायरुवेट। और फिर जाकर ये एनर्जी को हम लोग कई जगहों पर यूज करते हैं। बच्चों ये जो रिएक्शन आपको फर्स्ट रिएक्शन जो दिख रहा है ग्लूकोज से पायरुवेट में होना, ये जो रिएक्शन है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का ये टूट जाता है। यहां पर कोई रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है। पर बच्चों दूसरा स्टेप जो दिख रहा है पायरुवेट से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है। बिना ऑक्सीजन का ये रिएक्शन नहीं होगा सेकंड वाला। यहां पर एक खास बात है और क्या है बच्चों, ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट में जो कन्वर्ट हो रहा है, ये जो रिएक्शन है फर्स्ट वाला, ये साइटोप्लाज्म में जाकर कंप्लीट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और ये जो सेकंड वाला जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर कंप्लीट होता है। और बच्चों ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो दिख रहा है, ये एरोबिक रिएक्शन जो आपको अभी हम बताएं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस के बॉडी में होते हैं, एलिफेंट के बॉडी में होते हैं, टाइगर्स के बॉडी में होते हैं, इंसेक्ट के बॉडी में होते हैं, प्लांट्स के बॉडी में होते हैं। बच्चों ओवरऑल देखा जाए तो कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। आपके बॉडी में भी हो रहा है, हमारे बॉडी में भी हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ईस्ट, ये रिएक्शन ना करके कुछ और रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बच्चों ये है हमारे पास ईस्ट का सेल। अब ईस्ट का सेल से क्या किया, ग्लूकोज पहुंचा। अब ग्लूकोज सेल के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज क्या करेगा, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट ऑक्सीजन। फर्स्ट वाला में भी क्या था, विदाउट ऑक्सीजन में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, यहीं पर ट्विस्ट होता है कि यहां पर पायरुवेट बिना ऑक्सीजन लिए, बिना ऑक्सीजन का रिएक्शन करता है और इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। C6H5OH इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है। पर बच्चों एरोबिक रिएक्शन में पायरुवेट से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। यहां पर आप देखिए, यहां पर एनएरोबिक रिएक्शन में यहां पर भी एनर्जी बन रहा है और एरोबिक रिएक्शन में भी एनर्जी बन रहा है, दोनों जगह एनर्जी बन रहा है। पर यहां पर डिफरेंस क्या है कि ऊपर वाला जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन को लेकर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और ये पायरुवेट बिना ऑक्सीजन लिए एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कुछ और डिफरेंस यहां पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और यहां पर क्या बन रहा है बच्चों, इथेनॉल बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पर भी बन रहा है, पर बच्चों यहां पर डिफरेंस ये चीजें है, यहां पर इथेनॉल बन रहा है और वहां पर इथेनॉल नहीं बन रहा है। बच्चों यहां पर कई सारे डिफरेंस भी देख सकते हैं बच्चों की एरोबिक रिएक्शन में ये जो फर्स्ट वाला था वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो रहा था और एनएरोबिक रिएक्शन में ये जो फर्स्ट वाला रिएक्शन ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। पर बच्चों यहां पर पायरुवेट एरोबिक रिएक्शन में पायरुवेट से एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन हो रहा था, पर यहां पर पायरुवेट से एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ना होकर साइटोप्लाज्म में होता है। यानी यहां पर दोनों रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है और वहां पर दोनों रिएक्शन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। नाम से ही क्लियर है बच्चों कि यहां पर जो को एनएरोबिक, एन का मतलब होता है विदाउट और एरोबिक का मतलब एयर, बिना एयर का ये रिएक्शन हो जाएगा और एरोबिक रिएक्शन में एयर के बिना ये होगा नहीं। यानी ऊपर वाला रिएक्शन अगर बिना आप विदाउट ऑक्सीजन नहीं हो सकता रिएक्शन। तो बच्चों हम इसे लिख भी सकते हैं, ऑर्गेनिज्म यूजिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, ऑर्गेनिज्म यूजिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। यहां पर कुछ और बातें कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और सेकेंड स्टेप के केमिकल रिएक्शन के स्टेप को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, एनएरोबिक रिएक्शन के फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस, यहां पर भी ग्लाइकोलिसिस कहेंगे, पर सेकेंड केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है। अब बच्चों हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को क्लियर करके यहां लिख दिए हुए हैं। बच्चों इन दोनों के केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड था, पर सुन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन ना करके एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। हाँ सही समझ रहे बच्चों कि हमारा बॉडी कभी कभी विदाउट ऑक्सीजन का पायरुवेट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कब? तो बच्चों यहां पर देखो, यहां पर 3 फोटोग्राफ आपको दिखाया गया जा रहा है। यहां पर फर्स्ट स्टेप में जो दिख रहा है, जो महिला वो आराम से टहल रही है, वॉक कर रही है रिलैक्स होकर,
तो इस केस में इनके बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो रहा होगा। यहां पर पायरुवेट ऑक्सीजन को लेकर एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा। पर यहां पर दो फोटोग्राफ और ऐसा है बच्चों, जो हार्ड वर्क कर रहा है, रनिंग कर रहा है, एक जिम कर रहा है। तो जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो इनके मसल्स पर ज्यादा जोर पड़ता है, मसल्स पर ज्यादा काम करना पड़ता है। इसके मसल्स पर तो ज्यादा मसल्स को काम करना पड़ता है, तो ज्यादा इसको एनर्जी जरूरत पड़ेगा इस मसल्स को। अब ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो जितना भी ऑक्सीजन धीरे धीरे आता है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि मसल्स को जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए। तो जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए तो जल्दी जल्दी रिएक्शन होना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी रिएक्शन चाहिए तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को आना पड़ेगा। और जो ऑक्सीजन धीरे धीरे आ रहा है वो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। पर बच्चों एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो तो लिमिटेड अमाउंट में, वो तो आराम से धीरे धीरे आ रहा है। तो इस केस में रिएक्शन जल्दी जल्दी होने के कारण से जल्दी जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है मसल्स को, उस मसल्स को। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो मसल्स है वो एरोबिक रिएक्शन ना करके वो एनएरोबिक रिएक्शन करना स्टार्ट करता है। इनके मसल्स में जो पायरुवेट हो बिना ऑक्सीजन का वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बिना ऑक्सीजन का, विदाउट ऑक्सीजन। तो पायरुवेट बिना ऑक्सीजन का वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये मसल सेल में होता है, जहां पर मसल्स होते हैं वहीं पर ये रिएक्शन होता है। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि प्लेयर्स लोग को देखे होंगे या फिर आप भी हार्ड वर्क करते होंगे तो आपके लेग में, आपके पैर में, आपके शोल्डर में क्रैम्प आ जाते हैं। तो क्रैम्प कैसे आते हैं? तो बच्चों क्रैम्प आने का कारण क्या होता है कि हार्ड वर्क करते टाइम जिस मसल्स में आपका लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो जाता है, अब लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा होने के कारण से वहां पर क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प आने पर दर्द होने लगता है, कुछ देर के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसे प्लेयर्स लोग को भी आप देखे होंगे। तो बच्चों इसे लिख भी देते हैं कि क्रैम्प्स इन मसल्स अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड्स। अब ऐसी बात नहीं बच्चों ये ह्यूमन बॉडी में होता है। टाइगर अगर स्पीड से दौड़ रहा है, अगर टाइगर मान लीजिए हार्ड वर्क कर रहा है, तो टाइगर के बॉडी में भी, टाइगर के पैर में भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएंगे उनके पैर में, उनके मसल्स में, और उनको भी दिक्कत और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है सभी का, अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, इवन आप भी और हम भी। तो इसे भी लिखवा देते बच्चों, ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज एंड एरोबिक रेस्पिरेशन also start in our body to produce additional energy required by muscles। लेकिन बच्चों जब हम लोग, बच्चों एक वर्ड और यहां पर इंक्लूड कर देते हैं कि जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये दोनों रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी पायरुवेट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब हमें हार्ड वर्क करना रहता है, जब हमको ज्यादा एनर्जी जरूरत करना रहना पड़ता है, तब हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। वहां पर विदाउट ऑक्सीजन का पायरुवेट एनर्जी में बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है। कब? जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तब, जब हम लोग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तब। यहां पर स्टूडेंट्स तीनों को समराइज करके एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिए हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके। बच्चों यहां पर फर्स्ट वाला एरोबिक रेस्पिरेशन है, सेकेंड और थर्ड वाला एनएरोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन है। बच्चों यहां पर एक चीज डाइजेस्ट नहीं होने वाला है आपको कि इन तीनों रिएक्शन से जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली यूज करते हैं, बताते हैं हम आपको। यहां पर स्टूडेंट्स तीनों को समराइज करके एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिए हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके। बच्चों यहां पर फर्स्ट वाला एरोबिक रेस्पिरेशन है, सेकेंड और थर्ड वाला एनएरोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन है। बच्चों यहां पर एक चीज डाइजेस्ट नहीं होने वाला है आपको कि इन तीनों रिएक्शन से जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली यूज करते हैं, बताते हैं हम आपको। देखो बच्चों हमारे बॉडी में ना एटीपी नाम का एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। एटीपी नाम का केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, आपके बॉडी में भी पाया जा रहा है। एटीपी को एनर्जी ऑफ करेंसी भी कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
ए फॉर एडेनोसाइन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट। बच्चों यहां पर क्या होता है, एक एडेनोसाइन 3 फॉस्फेट के साथ अटैच रहता है। उसी प्रकार बच्चों हमारे बॉडी में भी एक और केमिकल सब्सटेंस रहता है पहले से, जिसका नाम है एडीपी, एटीपी नहीं, एडीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। यहां पर एक एडेनोसाइन 2 डाइफॉस्फेट के साथ, यानी एक एडेनोसाइन 2 फॉस्फेट के साथ अटैच रहेगा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यानी एटीपी और एडीपी ये दो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं। स्टूडेंट जब हम लोगों की एनर्जी की जरूरत पड़ता है ना, तब जो ये जो एटीपी है, जिसे एनर्जी ऑफ करेंसी भी कह रहे हैं, ये एटीपी टूट जाता है एडीपी में, और एक फॉस्फेट बचा हुआ है ना, वो फॉस्फेट और प्लस एनर्जी, और फिर जाकर ये एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। तो ये एटीपी कहां पर है? सेल में, हमारे बॉडी में है। ये एटीपी कहां टूट रहा है? सेल में टूट रहा है, और ये एटीपी टूट कर एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर जाकर ये एनर्जी को यूज करते हैं। अब उन तीनों रिएक्शन से आने वाला जो एनर्जी था, वो एनर्जी फिर क्या करता है बच्चों? वो एनर्जी हमारे बॉडी में जो एडीपी था, एडीपी, वो 3 रिएक्शन से आने वाला एनर्जी एडीपी प्लस फॉस्फेट से रिएक्शन करता है और बनता है एटीपी। अब एटीपी जो बना, ये एटीपी हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। जब हम लोग को एनर्जी की जरूरत पड़ता है तो ये एटीपी टूट जाएगा एडीपी में, फॉस्फेट में और एनर्जी में, और फिर ये एनर्जी को यूज करते हैं। ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। बात समझ में आ रहा है? अब बच्चों इसे लिख भी लेते हैं। एटीपी एंड एडीपी आर प्रेजेंट इन सेल्स, जैसे मैंने बताया था। एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर एडीपी टू एटीपी, एंड व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी, एटीपी टू एडीपी। थोड़ा सा कंबाइन करके आपको समझा देते हैं। ये तीनों केमिकल रिएक्शन से आने वाला जो एनर्जी है, वो एनर्जी एडीपी और फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके बनाएगा एटीपी, जो स्टोर करके हमारे बॉडी में रखेगा। जब हम लोगों को एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, ये जो एटीपी स्टोर था, वो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में और एनर्जी में, ठीक है? और फिर जो एनर्जी बना, वो एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आया? तो इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। अब यहां पर एक बात और मजेदार बात बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, कि देखो एक ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ एनर्जी बना होगा, और एक ग्लूकोज से एनएरोबिक रेस्पिरेशन से, दोनों एनएरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी बना होगा। पर बच्चों यहां पर क्या होता है कि एक ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनता है एक ग्लूकोज से, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन से कम एनर्जी बनता है। तो बच्चों एक ग्लूकोज से जो एनर्जी बनता है वो 38 एडीपी बनता है, 38 एडीपी, और ये 38 एडीपी इस एनर्जी के साथ रिएक्शन करके 38 एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? यानी हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि एक ग्लूकोज से जो एरोबिक रिएक्शन में जो एनर्जी बन रहा है, एक ग्लूकोज से जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बन रहा है, वो 38 एटीपी का एनर्जी बन रहा है, और एक ग्लूकोज से दोनों एनएरोबिक रिएक्शन से जो एनर्जी बन रहा है, वो 2 एटीपी एनर्जी ही मात्र बन रहा है। ये जो 2 एटीपी जो है, वो आने वाला एनर्जी से 2 एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। अब ऐसा क्यों स्टूडेंट्स कि एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बन रहा है और एक ग्लूकोज से मात्र 2 एटीपी बन रहा है? तो बच्चों यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि देखो ये जो है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, तो वो क्या करता है, तो उसे ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए उसे 38 एटीपी का एनर्जी मिलता है, और वो एक ग्लूकोज को ज्यादा तोड़ सकता है, ज्यादा कन्वर्ट कर सकता है। पर ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब क्या है, छोटे छोटे जीव, इसको कम एनर्जी जरूरत पड़ता है, इसलिए इसे 2 एटीपी ही मिलता है। अब क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों का बीच का डिफरेंस को भी देख लेते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज एनर्जी की जरूरत पड़ता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी की जरूरत पड़ता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और साथ ही साथ एनर्जी बनता है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों इथेनॉल भी बन रहा है और लैक्टिक एसिड, लेकिन वो डिसाइड करेगा क्या कि कौन सा एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ईस्ट वाला हो रहा है कि हमारे बॉडी में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वो। अगर ईस्ट में हो रहा है तो इथेनॉल बनेगा, और अगर हमारे बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो लैक्टिक एसिड